नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंच। आज हम लोग पंच के बारे में समझेंगे, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरीके से प्रयोग करते हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। और अलग अलग एग्जाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये पंच है। पंच के बारे में अगर बात करें तो यह एक प्रकार का मार्किंग टूल होता है। मार्किंग टूल यानी जब वर्कशॉप में हम लोग जॉब को बनाते समय जॉब के सतह पर जो मार्किंग लाइनें ड्रॉ करते हैं, अगर उन लाइनों को पक्का करना होता है तो इसके निशान लगा करके हम लोग पक्का कर सकते हैं। या वर्कशॉप में ड्रिलिंग करते हैं तो ड्रिल का जहाँ पर सेंटर होता है, ड्रिल के पॉइंट को बिठाने के लिए इसके निशान लगा करके प्रयोग कर सकते हैं। डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अलग अलग यूज के आधार पर अलग अलग पंच हैं। अभी जितना भी यूज हम लोग देखे हैं, चाहे सेंटर लगाना या मार्किंग लाइनों को पक्का करना या डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देना, ये सब अलग अलग पंच का काम होता है। तो एक एक करके हम लोग इनमें पढ़ेंगे और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर इनके मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक प्रकार का ये मार्किंग टूल ही है। तो हाई कार्बन स्टील नहीं तो टूल स्टील का बना होता है। और इसका ये जो पॉइंट होता है ये हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है। हार्ड एवं टेम्पर्ड इसलिए करते हैं ताकि हम लोग हैमर के चोट लगाकर इसके द्वारा अगर पंचिंग करें तो इसका पॉइंट खराब ना हो, टूटे ना, घिसे ना। इसलिए हम लोग पॉइंट को क्या करते हैं, हार्ड एवं टेम्पर्ड करते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे पार्ट के बारे में, ये इसका हेड होता है, ये वाला हेड है, ये बॉडी है, और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। इसका हेड जो होता है इस तरीके से, जिस पर हम लोग हैमर की चोट लगा करके और पंचिंग करते हैं। और यहाँ पर इसका ये जो बॉडी होता है ये गोलाकार नहीं तो अष्टभुजाकार होता है। अगर गोलाकार जो बॉडी होती है इसकी, इस पर नर्लिंग किया होता है। ये नर्लिंग क्या होता है, इसकी सतह को खुरदुरा बनाया जाता है ताकि ग्रिपिंग मिल सके। अब नर्लिंग पैटर्न भी अलग अलग होता है। इस तरीके से अगर सीधे सीधे लाइन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट नर्लिंग। अगर इस तरीके से ये दोनों तरफ पर एंगुलर झुकाव है तो इसको हम लोग डायमंड नर्लिंग बोलते हैं। ये नर्लिंग की जो क्रिया होती है लेथ मशीन पर किया जाता है और ग्रिपिंग पर्पस के लिए। ग्रिपिंग मतलब मजबूती से पकड़ें या पकड़ें इनको तो स्लिप न करे, इसके लिए बनाया जाता है। तो पूछा जाता है नर्लिंग का क्या काम होता है, तो नर्लिंग का काम होता है ग्रिपिंग के लिए, मजबूती के साथ पकड़ सके इसके बॉडी को, इसके लिए बना होता है। और ये नर्लिंग जो क्रिया होती है लेथ मशीन पर की जाती है। ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी क्रिया लेथ मशीन पर की जाती है, तो नर्लिंग ऑपरेशन। इसके बाद फिर पूछा जाता है ये नर्लिंग एक प्रकार की कौन सी क्रिया होती है, तो ये एक प्रकार की फॉर्मिंग क्रिया है, कटिंग क्रिया नहीं होती है। फॉर्मिंग का मतलब होता है रोलर के द्वारा इसके सतह के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, छाप निकाल देते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसको हम लोग फॉर्मिंग क्रिया बोलते हैं। इसमें चिप कटिंग नहीं होता है, ठीक। तो ये भी पूछा जाता है। अभी यहाँ पर अगर गोलाकार अगर पंच होता है तो इसके बॉडी को नर्ल्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये अष्टभुजाकार बना होता है तो अष्टभुजाकार मतलब स्टेप में ना, जैसे 1 2 3 4, 4 स्टेप इधर है और 4 स्टेप क्या पीछे। यहाँ पर नर्लिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्टेप जब बना हुआ है तो जॉब को अगर इसके पकड़ेंगे बॉडी को तो ये क्या होगा, आसानी से ग्रिपिंग में आ जाएगा। तो गोल जो पंच होता है इसको हम लोग नर्लिंग करके रखते हैं। अब यूज के आधार पर पंच अलग अलग होते हैं। अभी यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के रूप में देखें तो जैसे यहाँ पर एक जॉब है, ये जॉब के ऊपर ये मार्किंग की गई है। इस तरीके का जॉब हम लोगों को बनाना है। यहाँ पर ये जो ये बाहरी सतह है, ये बाहरी आउटलाइन को मार्किंग करने के लिए जो पंच प्रयोग करते हैं हम लोग इस तरीके से, ये डॉट पंच होता है। और डॉट पंच का कोण जो होता है ये 60 डिग्री होता है, ठीक। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये ड्रिल होल का सेंटर लगाना है तो इसके लिए सेंटर पंच का प्रयोग करेंगे, जिसका एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। अभी यहाँ पर किनारे पर देखेंगे तो ये जॉब में ये रेडियस है। अगर यहाँ पर इसके सेंटर पर पॉइंट को सेंटर पर अगर सेंटर लगाना है तो इसके लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर डिवाइडर के पॉइंट को रख करके और रेडियस बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग और एक एक करके समझने वाले हैं कि एक एक पंच का प्रयोग कैसे होता है। तो अभी इससे संबंधित ये पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है किसी मार्किंग की हुई जॉब की मार्किंग लाइनों को पक्का करने या सेंटर लगाने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है।
हाई कार्बन स्टील या टूल स्टील का बना होता है और इसके पॉइंट हार्ड एवं टेम्पर्ड किए होते हैं। तो इसका अगर मटेरियल पूछेगा तो ये भी बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी बॉडी अष्टभुजाकार अथवा गोलाकार बना करके नर्ल्ड की होती है। इस तरीके से ये अष्टभुजाकार नहीं तो गोल बना होता है तो इसको नर्लिंग किया रहता है। इसके बाद पार्ट्स में देखेंगे तो हेड, बॉडी और क्या रहता है, पॉइंट। अब यहाँ पर इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है पंच के प्रकार। पंच के अगर टाइप में देखेंगे तो यूज के आधार पर ये अलग अलग प्रकार के पंच होते हैं। जैसे कार्य के अनुसार पंच निम्न प्रकार के। पहला है सेंटर पंच, जिसका प्रयोग हम लोग ड्रिल पॉइंट के सेंटर लगाने के लिए। डॉट पंच, जिसका प्रयोग हम लोग विटनेस मार्क या साक्ष्य चिन्ह के लिए अभी डिस्कस करते हैं इसमें। फ्रिक पंच 30 डिग्री पॉइंट एंगल होता है, जिसको हम लोग मुलायम धातुओं के ऊपर मार्किंग के लिए प्रयोग करते हैं। फिर ऑटोमेटिक सेंटर पंच 60 डिग्री और 90 डिग्री दोनों में इसके पॉइंट मिलते हैं। सॉलिड पंच, खोखला पंच और फिर पिन पंच। सॉलिड पंच सीट में होल करने के लिए, खोखला पंच जैसे लेदर वगैरह हो गया उसमें होल करने के लिए हम लोग हॉलो पंच का प्रयोग करते हैं। पिन पंच का प्रयोग असेंबली में से टूटे हुए पिन को होल में से बाहर निकालने के लिए। और घंटीनुमा पंच जो होता है ये बेल के जैसा होता है, घंटी के जैसा, तो इसका प्रयोग हम लोग गोल जॉब के सेंटर को निकालने के लिए करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग ये 3 पंच यूज के आधार पर ये जो 3 पंच है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी ये पूरा अगर डिस्कशन चाहिए तो इसके लिए आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पूरा मिल जाएगा। और इनसे संबंधित चैप्टर वाइज जो इनके क्वेश्चन पूछे गए वो भी मिल जाएगा, वहाँ से ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए मिल जाएगा। तो अभी हम लोग ये 3 पंच के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है सेंटर पंच। अगर सेंटर पंच के बारे में बात करेंगे तो ये सेंटर पंच है, इसका ये जो पॉइंट एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा कि सेंटर पंच का कोण कितना होता है, तो ये 90 डिग्री, पहला क्वेश्चन। फिर इसके यूज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछेगा कि सेंटर पंच का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ड्रिल पॉइंट के सेंटर को लगाने के लिए। यहाँ पर देखिए एक जॉब है, इसके बीच में हम लोगों को सेंटर मार्किंग करना है, जहाँ पर होल करना है, ड्रिल के द्वारा होल करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन की मार्किंग करके ये सेंटर मिला हुआ है, इसको गड्ढा बनाने के लिए, गहरा बनाने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ देखें ये डॉट पंच है और ये सेंटर पंच है, दोनों में कंपेयर करें तो ये डॉट पंच जो होता है इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है और इसका 90 डिग्री। तो 60 डिग्री होने की वजह से ये थोड़ा पतला है, ये 90 डिग्री से ये चौड़ा होता है। तो चौड़ा निशान जब ड्रिल के पॉइंट पर लगता है तो जो ड्रिल का पॉइंट होता है इस तरीके से कोनिकल शेप में ही बना होता है। जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो उसका पॉइंट आसानी से जगह पर बैठ जाता है, फिर ड्रिलिंग करने में परेशानी नहीं होती है। अगर यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्या करते हैं, जैसे ये निशान है सेंटर पर लगाना है तो इसके लिए ये पंच को रख करके, सेंटर पंच को रख करके और फिर हेड के ऊपर हैमर का चोट लगा करके हम लोग गड्ढा कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। और इसके कारण ये जो ड्रिल का सेंटर होता है आसानी से पॉइंट में बैठ जाता है और फिर ड्रिलिंग कर सकते हैं। अगर सेंटर का निशान न लगाएं और बिना निशान लगाए हम लोग ड्रिलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो यही हाल होगा। ये जिस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, ड्रिलिंग करना जैसे ही स्टार्ट करेंगे इसका ये जो ड्रिल पॉइंट होता है ना, ये बबलिंग करने लगेगा, इधर उधर भागेगा। इसको टेक्निकल टर्म में प्ले करना बोला जाता है। अपने एक स्थान पर स्थित नहीं रह पाएगा, जिसके कारण ड्रिल हम लोग कहीं और करना चाहते हैं, हो जाएगा कहीं और। इस तरीके से एक्सीडेंट भी हो सकता है फिसल करके। तो इससे बचने के लिए हम लोग सेंटर पंच का प्रयोग करके सेंटर लगाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से 2 तरीके से पूछा जाता है, पूछेगा कि ड्रिल के सेंटर को लोकेट करना। ड्रिल के सेंटर को लोकेट करना मतलब क्या है, ड्रिल के सेंटर को निर्धारित करना, यानी कहाँ पर ड्रिलिंग करना है, इसका निशान लगाना होता है। तो कौन सा पंच, तो सेंटर पंच। फिर सिंपल भाषा में पूछेगा ड्रिल के पॉइंट को सेंटर लगाने के लिए कौन सा पंच, तो फिर सेंटर पंच टिक आउट करेंगे। पॉइंट एंगल इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री। तो अभी एक एक करके इससे संबंधित पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ये पंच 4 mm से 12 mm तक मोटे और लगभग 125 mm लंबे होते हैं। अगर डायमीटर बताएं तो 4 से 12 mm और लंबाई कितना, तो 125 mm तक। इनके आगे का कुछ भाग टेपर होता है तथा पॉइंट का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। ये आगे वाला जो भाग होता है ये टेपर में और ये पॉइंट एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री। इनके बीच का भाग बॉडी नर्ल्ड होती है, ये जो बीच वाला भाग होता है नर्ल्ड होता है, ग्रिपिंग पर्पस के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए। इसका प्रयोग ड्रिल का सेंटर लगाने के लिए किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसका ये पॉइंट एंगल इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक।
तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है डॉट पंच। अगर डॉट पंच के बारे में बात करेंगे तो डॉट पंच प्रिक पंच के कैटेगरी में आता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिक पंच के कैटेगरी में जो पंच है इसमें दो हैं, एक है 60 डिग्री प्रिक पंच और दूसरा होता है 30 डिग्री प्रिक पंच। अगर 60 डिग्री वाला प्रिक पंच है इसको हम लोग दूसरे भाषा में डॉट पंच के रूप में भी जानते हैं, डॉट पंच के रूप में भी जानते हैं, और इसको प्रिक पंच ही बोला जाता है। तो अगर ऑप्शन में कहीं 60 डिग्री प्रिक पंच लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इनका यूज अलग अलग होता है, वही यूज को समझना है। तो डॉट पंच के लिए सबसे पहले समझते हैं और फिर प्रिक पंच के लिए समझेंगे। अगर डॉट पंच के लिए देखेंगे तो ये जो पॉइंट एंगल होता है इसका क्या होता है 60 डिग्री होता है, इसको डॉट पंच बोल सकते हैं, नहीं तो प्रिक पंच 60 डिग्री प्रिक पंच भी बोला जाता है। इसका प्रयोग जैसे यहाँ पर ड्राइंग के अनुसार, जॉब प्लान के अनुसार अगर हम लोग जॉब बनाते हैं वर्कशॉप में, तो जॉब के सतह के ऊपर लाइन की मार्किंग करने के बाद ये अगर हम लोग कटिंग स्टार्ट करें, इधर फालतू की धातु को हेक्सा ब्लेड से काटना पड़ता है, तो काटते समय हो सकता है ये लाइन मिट जाए। तो लाइन को मिटने नहीं देना है, इसको पक्का करने के लिए, परमानेंट करने के लिए इस पंच का प्रयोग करके, डॉट पंच का प्रयोग करके और लाइनों को पक्का करते हैं, निशान लगाकर पक्का किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक निशान दूसरा निशान, ये नज़दीक नज़दीक 3 से 5 mm की दूरी पर निशान लगाया जाता है। इसको हम लोग विटनेस मार्क बोलते हैं, साक्ष्य चिन्ह। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पर कि साक्ष्य चिन्ह लगाने के लिए निम्न में से कौन सा पंच, ऑप्शन में दिया रहेगा डॉट पंच, प्रिक पंच और उसके बाद सेंटर पंच, तो किसको मारेंगे डॉट पंच, नहीं तो साक्ष्य चिन्ह और इंग्लिश में विटनेस मार्क। ठीक, ऐसा लिख के देगा, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अगर 30 डिग्री वाले प्रिक पंच के बारे में बात करेंगे तो उसका प्रयोग यहाँ ये जो आर्क बना हुआ है ना, जॉब के कॉर्नर किनारे जो होते हैं जहाँ पर डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देना होता है, या मुलायम धातुओं के ऊपर जैसे एल्युमिनियम कॉपर के ऊपर मार्किंग लाइनों को पक्का करना या उस पर आर्क रेडियस वगैरह बनाना, तो डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर डॉट पंच के बारे में ही डिस्कस करते हैं, आगे हम लोग प्रिक पंच के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये जॉब है, इसमें से हम लोगों को काट करके और एल शेप का जॉब बनाना है, तो पहले इस तरीके से लाइन मार्किंग कर देते हैं, ABC लाइन मार्किंग हो गया। ये लाइन पक्का नहीं है, अभी स्क्राइबर के द्वारा ये लगाया गया लाइन है, इसको अगर पक्का करना होगा तो ये डॉट पंच 60 डिग्री पॉइंट एंगल होता है, इसके द्वारा हम लोग नज़दीक दूरी पर, ये दूरी जो होती है 3 से 5 mm तक होती है, एक एक करके और निशान लगाते हैं और फिर हेक्सा ब्लेड के द्वारा फालतू धातु क्या कर देते हैं, काट देते हैं। फालतू काटने के बाद फिर फाइलिंग करके और फिर सही साइज में बनाते हैं, तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अभी यहाँ पर देखेंगे एक एक पॉइंट, यह भी सेंटर पंच की तरह ही होता है, परंतु पॉइंट का कोण कितना होता है 60 डिग्री, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग स्क्राइबर द्वारा लगाई गई लाइन को पक्का करने के लिए या साक्ष्य चिन्ह लगाने के लिए, फॉर विटनेस मार्क। ठीक, ये भी क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप है प्रिक पंच। प्रिक पंच के बारे में अगर बात करेंगे तो इसका प्रयोग हम लोग सीट मेटल शॉप में, जहाँ पर सीटों को काट करके मोड़ करके अलग अलग जॉब बनाई जाती है और उसमें जो सीट प्रयोग की जाती है वो मुलायम धातुओं की होती हैं, जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया या टिन की सीट, इनके ऊपर मार्किंग करना होता है। तो ये 30 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग करते हैं। इसका ये जो पॉइंट होता है 30 डिग्री में होने की वजह से थोड़ा सा नुकीला पतला होता है, इसलिए जब हम लोग मुलायम धातुओं के ऊपर मार्किंग करते हैं तो ये महीन और गहरी मार्किंग होती है उन पर, और सीट मेटल में हम लोगों को इसी तरीके की मार्किंग चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखेंगे जैसे ये कॉपर है, इस पर ये लाइन है, इसको परमानेंट करना है, तो इसके लिए हम लोग ये प्रिक पंच का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो डिवाइडर के द्वारा कोई सर्किल खींचना है या आर्क बनाना है, रेडियस बनाना है, तो उसके लिए ये डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए भी इस प्रिक पंच 30 डिग्री वाले पॉइंट का ही प्रयोग करके और मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिक पंच के बारे में पहला पॉइंट है, इसका पॉइंट कोण कितना 30 डिग्री होता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 30 डिग्री। यह पंच फाइन मार्किंग, महीन मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है तथा नरम धातुओं पर मार्किंग के लिए अधिक उपयोगी है। सॉफ्ट मेटल जो होते हैं उन पर मार्किंग करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, पीतल इत्यादि। इनका प्रयोग सीट मेटल वर्क में यही सब जो सीटें होती हैं तांबा, एल्युमिनियम, इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग डिवाइडर के पॉइंट को पोजीशन करने के लिए भी होता है या डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए।
यहाँ पर अगर बिना पॉइंट का निशान लगाए अगर डिवाइडर के पॉइंट को यहाँ पर हम लोग रख करके और मार्किंग करते तो स्लिप कर जाता ना। तो इससे बचने के लिए इसके पॉइंट को हल्का गड्ढा कर देते हैं, जिसके कारण डिवाइडर आराम से यहाँ पर बैठ जाता है और फिर उसके द्वारा मार्किंग कर सकते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा। पहला ये पूछेगा, दूसरा मुलायम धातुओं के ऊपर, तो ये फिर पूछेगा कि डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देना होता है तो कौन सा पंच के द्वारा निशान लगाते हैं, तो प्रिक पंच के द्वारा। ठीक, तो इस तरीके से संबंधित पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद अब नोट पॉइंट में अभी जितना ये पंच पढ़े हैं इससे संबंधित कुछ नोट पॉइंट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पंच का साइज इसके व्यास एवं इसकी पूरी लंबाई से लिया जाता है। जैसे 12 mm ये डायमीटर है और लंबाई कितना है 125 mm। कार्य के अनुसार पंच को चुनना चाहिए, यानी जिस तरीके का यूज है हम लोगों का उसी तरीके से। जैसे सेंटर लगाना है तो सेंटर पंच, विटनेस मार्क या साक्षी चिन्ह लगाने के लिए डॉट पंच, प्रिक पंच डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए, तो यूज के अनुसार पंच का चुनाव करना चाहिए। इसके बाद पंच के हेड पर यदि मशरूम शेप आ जाए तो उसे ग्राइंड कर लेना चाहिए। यहाँ पर पंच का ये जो हेड होता है, अब अगर हैमर की चोट लगाते लगाते ये इसका हेड जो होता है ये हार्ड एवं टेम्पर्ड नहीं होता है, तो हैमर के चोट लगते लगते ये फैल करके और छाते के जैसा मशरूम के जैसा हो जाता है। अगर इस कंडीशन में अगर ये आ जाए तो इसको हम लोगों को ग्राइंड कर लेना चाहिए। नहीं ग्राइंड करेंगे तो हैमर के चोट लगाने से इसी का टुकड़ा निकल करके लग सकता है। तो सेफ्टी पर्पस के लिए इसको हम लोग ग्राइंडर व्हील के पास ले जा करके और ग्राइंड कर लेते हैं। तो यही पॉइंट लिखा गया है। पंच के चिन्ह 3 से 5 mm के बीच होनी चाहिए। जो पंच का मार्किंग करते हैं तो ये 3 से 5 mm की अंतराल पर ये मार्किंग, एक पंच से दूसरे पंच के पॉइंट के बीच की दूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ से यहाँ तक धातु को काटना है तो एक यहाँ और एक यहाँ से यहाँ काटते काटते आएगा, बीच में कहीं इधर घुस सकता है या इधर घुस सकता है। तो ये नज़दीक लाइन रहेगी तो ये निशान रहेगा तो लाइन अच्छे से दिखती है कि यहीं से काटना है हम लोगों को। तो ये 3 से 5 mm दूरी पर होनी चाहिए। और ये पंच के पॉइंट की जो हार्डनेस होती है 55 से 59 HRC होती है। ये जो पंच का पॉइंट होता है इसकी हार्डनेस जो होती है, हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है 55 से 59 HRC। और 55 से 59 HRC ये कैसे आता है, ये हार्डनेस रॉकवेल स्केल C पर बताया जाता है हार्ड मटेरियल की टेस्टिंग के लिए। ये सारा चीज़ कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक, पूरा डिटेल्स में। और जितने भी अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं टेस्ट के माध्यम से भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो पूरा डिटेल्स चाहिए तो वहाँ से देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।